जब कोई भी इंसान अपनी प्रॉब्लम पे बात कर रहा होगा तो आपने सुनी होगी ना लिसनिंग स्किल्स, इसके पहले एक्टिव लिसनिंग। तो अभी आप सोचिए कि एक्टिव लिसनिंग को अब हमको पूरी तरह से काम में लगाना है। जितनी भी देर तक आपके सामने कोई काउंसिली बैठा है तो वो एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। एक्टिव लिसनिंग में अपन ये कहते हैं कि भाई सिर्फ कान से मत सुनो, आंख से भी सुनो। आप बोलेंगे आंख से कैसे सुनेंगे? आंख से सुनने का मतलब है ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी पूरी बात का 70% लगभग हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बताते हैं। देखिए, आप ऐसे किसी को देख रहे हैं बिल्कुल थका हुआ चेहरा है, कोई एनर्जी नहीं है, आप उससे पूछें आप डिप्रेस्ड हैं? नहीं सर। अब वो नहीं, आप वो वही समझ में आपको आ रहा है ना कि ये डिप्रेस्ड है। उसके विपरीत आप देखिए कि कोई इंसान का एजिटेशन भी तो समझ में आता है ना, बार बार सर खुजाना, फिजिटिंग, बार बार हाथ पैर हिलाना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो आप धीरे धीरे आप ऑब्जर्व कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जब उसने अपना प्रॉब्लम बोल दिया, अपना रिएक्शन भी बोला है, चलिए सेल्फ मॉनिटरिंग के बाद भी बोला है, तो भी हमको थोड़ा थोड़ा उसमें क्लैरिटी लानी पड़ती है। जैसे कि चिड़चिड़ होती है। हाँ, तो चिड़चिड़ मतलब क्या, उसमें उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि चिड़चिड़ बहुत ग्लोबल वर्ड है तो उसमें हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा ना। चिड़चिड़ खुद पे भी होती है, चिड़चिड़ दूसरे पे भी होती है, उसमें एंगर हो सकता है, उसमें गिल्ट हो सकता है, उसमें फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। तो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लें कि जो भी वो उसने बोला है वो हमने ठीक से समझा है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम बोलते तो एक ही भाषा है, लेकिन वो सारे शब्दों का मतलब जो है ना हर इंसान के लिए अलग है। कैसे? आप सोचिए कि प्रेम एक शब्द, लेकिन अगर आप 10 जन को पूछेंगे ना तो प्रेम शब्द का मतलब सब वो अलग अलग ही वो उनको बोलेंगे, परिभाषित करेंगे। तो इसलिए भले ही वो लैंग्वेज सेम है, लेकिन वो क्या सोचकर वो बात बोल रहा है, यहाँ थोड़ा सा हमको क्लियर पूछ के कर लेना चाहिए कि इसका मतलब यही है ना, आप ये मतलब रखते हो ना। इसको, इस पार्ट को पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। अब एक बात जो सब पे लागू है फिलहाल, तो अगर कहें थोड़ा कमोवेशी, वो है वरी। क्या होगा? वरी का मेन कैरेक्टरिस्टिक आप जानते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जो होगा वो तो होगा, पर दिमाग में वो घूमता ही रहता है ना। अब अपन अपने एक्सपीरियंस से समझें कि अगर हम समझे किसी भी बात पे अगर हम वरी करें, घंटों घंटा वरी करें, सुलझ जाएगी क्या? आप बोलो, वो बात सुलझती है क्या? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम वही गोल गोल घूमेंगे। समथिंग लाइक रॉकिंग चेयर। ऐसा ऐसा हो रहा है, लग रहा है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमने उस पर, वो एक्चुअली फ्रूटलेस, उसमें कोई बेनिफिट कुछ नहीं है। ऐसे ही अगर हम खुद को दोष देते हैं या खुद जैसे गिल्टी फीलिंग करते हैं, या हाय मैं कितनी बेचारा, कितनी बेचारी, सोच लीजिए कुछ नहीं होने वाला। बहुत नेगेटिव, ये सब जो है ना सिर्फ एनर्जी को ड्रेन करने वाली फीलिंग। तो ये हमको यहाँ से एक कदम लेना है। वो क्या? कि जो चिंता है या वरी है उसको हमको प्रॉब्लम में ट्रांसलेट करना है। कैसे? और आप बोलेंगे तो प्रॉब्लम भी तो वही चीज है। नहीं, प्रॉब्लम में जब क्या है कि बात में इमोशनल कंटेंट कम हो और आपने उसका एक ठोस आकार दे दिया। जैसे कि पता नहीं मेरा क्या होगा,
अब तो मेरे सामने अंधेरा है, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। दिस इज चिंता। उसको हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कैसा बना सकते हैं कि हाँ, अभी जो मैंने करने का सोचा था वो नहीं हो पा रहा है, मैं अपने करियर के बारे में चिंतित हूँ, इस कारण मुझे डर लगा। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो क्या होगा डर है, मतलब क्या होगा वाला पार्ट भी हट गया ना, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए वरी को हमको ट्रांसलेट करना है प्रॉब्लम। तो जब प्रॉब्लम, समस्या जो है हमारे सामने हो, हम सब जानते हैं कि हर समस्या का समाधान तो नहीं। कुछ समस्या है जिसे समाधान तो किया जा सकता है, लेकिन समाधान के साथ में एक कीमत भी चुकानी है। बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं होता। कुछ समस्याएं हैं जो पार्शियली सॉल्व होती है। दिस इज लाइफ। तो जब बात समस्या के रूप में आ गई तो हम उसमें ये कैटेगराइज कर लेंगे। इज इट पॉसिबल टू सॉल्व इट? इज इट इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस? इज इट पार्शियली पॉसिबल टू सॉल्व इट? तो ये कैटेगरी एक बार बन गई। तो अगर कोई इम्पॉसिबल टारगेट है तो ऑब्वियसली हमको बदलना ही पड़ेगा ना, चेंज करे सिवाय उपाय नहीं। जहां पर पार्शियल पॉसिबिलिटी है तो वो भी समझना पड़ेगा कि कितनी मात्रा में हम इसे सुलझा सकते हैं और कितनी मात्रा में हमको इसको हिलना पड़ेगा। और इसके सिवाय अगर समझो कि कोई प्रॉब्लम हम पूरी सुलझा ही सकते हैं, ये एक दूसरी समस्या आती है कि लोग उसमें उसकी कीमत चुकाने को नहीं देते। वो चाहते तो है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन उस प्रॉब्लम को चुकाने के लिए जो उनको मेहनत करनी है या जो भी किस्म का सैक्रिफाइस करना है, जो डिसिप्लिन लाइफ करना है, जो एफर्ट करना है, वो करने के लिए हम तैयार नहीं रहेंगे। ये एक पॉइंट है जहां आप उनको गाइड अच्छे से कीजिए। इफ यू वांट दिस, उसके लिए आपको ये तो करना पड़ेगा कि मुझे जॉब चाहिए। हाँ, जॉब चाहिए तो जो अवेलेबिलिटी है या उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ एक क्लैरिटी आ जाती है। और इस समस्या को ये करने के लिए हम एक और टेक्निक यूज करते हैं, उसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। SWOT। S stands for strengths। स्ट्रेंथ मतलब क्या? कौन सी स्ट्रेंथ? ये उसके पहले एक बात और कि ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, सही बात है कि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ चीजें अच्छी करने की क्षमता होती है। ये अच्छा हम दूसरों से कंपेयर करके नहीं बोल रहे हैं। समझिए, मुझे थोड़ा गाना आता है, ड्राइंग नहीं आती, लेकिन गाना आता है अच्छा, थोड़ा सा सुर है मेरे गले में, वो लता जी के कंपैरिजन में कुछ नहीं, लेकिन एटलीस्ट मेरे जो गुण है उसमें से कुछ गुण ऐसे होंगे ही जो श्रेष्ठ होंगे, अच्छे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो उसमें हम कुछ नहीं है, बिल्कुल फिसड्डी है। और कुछ या ज्यादातर जो है वो हम एवरेज हैं, मतलब ज्यादातर गुण हमारे में एवरेज है। कोई अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है, कोई अच्छी भाषा बोल सकता है, तो ये अपनी अपनी गुणवत्ता है। तो ये हमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि भाई आप किस चीज को अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। कभी कभी लोग इसमें बहुत उलझ जाते हैं कि हमारी तो कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है, हमको तो कुछ नहीं जमता। उनको प्लीज याद दिलाइए कि एटलीस्ट यू कैन सी, यू कैन हियर, यू कैन टॉक। आप यहाँ के बैठे हो, ये भी तो संभव है। अभी बहुत लोगों के लिए उतनी भी शक्ति नहीं होती। तो कुछ शक्तियाँ हमारी जो इनहेरेंट हैं, अपने अंदर हैं, उन चीज़ों को पहचाने और उसमें से जो
जो भी हमारी कैपेबिलिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, दैट इज स्ट्रेंथ, दैट इज अपने अंदर की शक्तियां जो हमारे बाकी शक्तियों के कंपैरिजन में बेटर। फिर से ध्यान रहे कि ये कंपैरिजन बच्चे कभी भी दूसरों से ना करें, क्योंकि उसमें तो हम ऐसा हो ही नहीं सकता है कि टॉप पे हमेशा रहेंगे। बेस्ट को भी एक बेस्ट मिल जाएगा, उसके अच्छा मिल जाएगा, हमसे नीचे भी मिलेंगे। इट इज ऑलवेज विद इन आवर ओन कैपेसिटी। अब वीकनेस कौन सी? जो काम हमसे ठीक से नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे बहुत रास्ता भूल जाती हूँ, याद ही नहीं रहता कितनी भी बार गए। कुछ लोग हैं जो एक बार गए तो उनको रास्ते याद हो जाते हैं। आई कंसिडर इट इज माई वीक। सो इट कैन बी, इसमें कोई अड़चन नहीं है। हम सबकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस होती ही है और हमको उसको एक्सेप्ट करना। स्ट्रेंथ आप बढ़ा सकते हैं, वीकनेस को आप स्ट्रेंथ में नहीं तो भी एवरेज लेवल पे ला सकते हैं एफर्ट के साथ में, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अब बारी आती है कि अपॉर्चुनिटी, SWO, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी। कौन सी अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी जो हमको अभी बाहरी जगत में मिल रही है, और आज के दिन में ये बात बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। कैसे? देखिए, बहुत सारे रास्ते बंद हो गए हैं, ये सच। हमने जिस तरह से अपनी जिंदगी को प्लान किया था, अब वो वैसी नहीं चल सकती, हमको बदलना ही पड़ेगा। लेकिन ये भी सच है कि नए विस्टास खुले हैं, नई दिशाएं खुली हैं, नए अपॉर्चुनिटीज भी खुली हैं। तो ये बात को पूरी तरह समझना कि हमारे सामने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, इसका एक्सप्लोरेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है थ्रेट। T स्टैंड्स फॉर थ्रेट। एक्चुअली थ्रेट मतलब यहाँ कोई डर की बात नहीं है, लेकिन बाहर की बाधा, वो बाधा जो हम जो चाहते थे वो अब हम नहीं कर सकते। हमको वो फिजिकल रुकावट एक्सटर्नल ही है। जैसे आज ये अगेन समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि कहीं जाना, कोई जो चीज पहले बहुत इजीली हो सकती थी अभी नहीं हो सकती है। ऐसी तो बहुत सारी बातें जो बाधा है एक्सटर्नल, वो चीजों का भी हमको पूरा आकलन कर लेना है। क्यों कर लेना है? क्योंकि हमको अपना गोल सेट करना है। गोल सेट नहीं करके अगर हम चलते हैं ना, तो वो समझ लीजिए समंदर में एक जहाज है, उसने नेविगेशन का कुछ वो रूट फिक्स नहीं किया तो क्या होता है, इधर उधर भटकना। ये वैसे बिफोर कोविड ऑल्सो ये प्रॉब्लम पहले भी थी। कौन सी प्रॉब्लम? कि बस बच्चे पढ़ रहे डिग्री के लिए, बस अपना पढ़ रहे, मतलब पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे हैं? अभी ये इसमें एडमिशन मिल गया, फिर उसमें एडमिशन मिल गया तो वहाँ ज्वाइन कर लिया, फिर वो कर लिया। क्यों कर रहे हैं? देयर इज मिनिमल क्लैरिटी, क्योंकि हमको एक डिग्री लेना, वो वैसे भी वेस्ट ऑफ टाइम ही होता। लेकिन अभी आज के डेट में हमको, क्योंकि हमारे पास में अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ये सब फैसिलिटीज अब थोड़ी कम हो रही हैं, तो हमको अपने गोल में क्लैरिटी रखनी है। हमको क्या चाहिए, क्या करना है, गोल कैसा जो हमारे स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को मैच करे, जो चीजें उपलब्ध है और उस उपलब्धि में हम हमारी कौन सी फैकल्टी को सबसे ज्यादा यूज करके कहां तक पहुंच सकते हैं, ये चीज की डिसीजन लेना हमको ये करना है। देखिए, गोल्स इम्प्रूव होते रहते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं, ये सच है। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में काम करने के लिए हमको एक डायरेक्शन चाहिए और गोल्स हमको वो डायरेक्शन देते हैं। इसमें गोल्स एकदम ऐसे फुल एंड फाइनल वाले तो रहेंगे, लेकिन उसके बीच में एक सब गोल्स रहेंगे। सब गोल कैसे? जैसे छत पे जाना है, ये मेरा गोल है, तो मुझे एक सीढ़ी करके चलना। तो वो जो सीढ़ी है वो कैसी है? एक सीढ़ी
अटेनेबल है, मैं उसको पैर रख सकती हूँ। मैं अगर 5 सीढ़ी का टारगेट बनाऊँ, होगा नहीं। इसलिए मुझे ऐसा ही सब गोल रखना पड़ेगा जो मुझे पहुँचाता उसी दिशा में है, उसी दिशा में पहुँचाने में वो मेरी मदद कर रहा है, लेकिन वो अटेनेबल है। थोड़ा करके तो हम उसको ब्रेक डाउन करके वहाँ तक पहुँचेंगे। ये एक चीज़ में हम बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। एक दिशा मिल जाती है तो लोग कम परेशान होते हैं। ज़्यादा करके जो कन्फ्यूजन है, जो एंग्जाइटी है, वो इसलिए भी बनती है ना कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो जब एक दिशा पक्की हो गई तो आप समझो कि अपने को खुद को भी थोड़ी सी सर्टेनिटी तो उसी बात से लगती, थोड़ी सी शांति मिलती है कि इट्स ओके, चलो देखेंगे। चलिए अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है